जय हिंद। कैसे हैं आप? जो हमारी प्रीवियस क्लास थी वहाँ पर हमने बिंदुसार से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, कॉन्सेप्ट थे, वह हमने सब देखे थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अब हम देखेंगे बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र होता है अशोक, वह क्या करता है, वह गद्दी पर बैठता है। हालांकि बिंदुसार की जो मृत्यु होती है वह होती है 273 ईसा पूर्व में, या हम कह सकते हैं 273 बीसी में। और अशोक का जो सिंहासनारोहण होता है, या हम कह सकते हैं राज्याभिषेक जो होता है, वह होता है 269 बीसी में। तो इसमें बहुत से जो ग्रंथ हैं या जो इतिहासकार हैं या जो विचारक हैं वह मानते हैं कि यह 4 वर्षों का जो समय है वह अशोक का गृह युद्ध में बीता। अशोक का जो 4 वर्ष का जो समय रहा है वह किसमें बीता? गृह युद्ध में बीता है। हालांकि बहुत से जो बौद्ध ग्रंथ हैं वह भी इस बारे में बताते हैं, कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं वह भी बताते हैं कि अशोक को अपने गृह युद्ध का सामना करना पड़ा था। अब हम शुरुआत करेंगे अशोक से, क्योंकि अशोक को भारतीय इतिहास में जो महानता के रूप में दिखाया जाता है, या हम कह सकते हैं अशोक के जो नियम थे, कानून थे, जिनके जो सिद्धांत थे, जो आज भी उन्हें प्रासंगिक बनाए हुए हैं, आज भी उनकी जो महानता है उसका हम कह सकते हैं जो गुणगान जो करते हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे कि क्यों हम आज भी अशोक को महान कहते हैं। तो पहले तो यह समझेंगे कि अशोक के पिता का क्या नाम था। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। माता का क्या नाम था? सुब्रदांगी। तो अशोक के पिता का क्या नाम था? अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, या बिंदुसार का पुत्र था। माँ थी इसकी सुब्रदांगी, जो कि बिंदुसार की पत्नी थी। अशोक को पुराणों में क्या कहा गया? अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से जाना गया। पहले तो अशोक का मतलब समझ लें। अशोक का मतलब होता है जिसे किसी भी बात का शोक ना हो, दुख ना हो, या हम कह सकते हैं किसी प्रकार का कोई भी खेद ना हो। तो अशोक का क्या अर्थ होता है? जिसे कोई दुख ना हो, अशोक, उसे क्या कहते हैं? उसे अशोक कहते हैं। अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। वहीं सिंघली अनुश्रुतियों में, सिंघली अनुश्रुतियों का यहाँ पे मतलब हो जाता है, सिंघल का जो तात्पर्य है वह लगाया जाता है श्रीलंका से। श्रीलंका को प्राचीन कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिंघली, या हम कह सकते हैं सिंघल भी श्रीलंका को कहते हैं। अनुराधापुर के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे सीलोन के नाम से भी श्रीलंका को जानते हैं। श्रीलंका का हम कह सकते हैं समय के अनुसार बहुत बार ही नामांतरण, या हम कह सकते हैं नाम में परिवर्तन हुआ है। तो सिंघली अनुश्रुतियों में जो अशोक को कहा गया है वह धर्मा कहा गया है। धर्मा, इसमें सिंघली अनुश्रुतियों में सिंघली अनुश्रुतियों में से कहा गया, क्या कहा गया है? धर्मा कहा गया है। अनुश्रुतियों का क्या मतलब होता है? अनुश्रुतियों का मतलब होता है जो भी प्रथाएं हैं, या जो भी विचार हैं, या जो भी परंपराएं हैं, वह सुनने के माध्यम से, या हम कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच जो उनका जो ट्रांसफ़र होता है, वह हम कह सकते हैं विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से होता है। उन्हें अनुश्रुतियाँ कहा जाता है। इनके किसी भी प्रकार के कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं। हालांकि अनुश्रुतियों का मतलब यही होता है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच विचारों का जो आदान प्रदान होता है वह कैसा होता है? वह मौखिक रूप में होता है। उसे क्या कहा जाता है? अनुश्रुतियाँ कहा जाता है। तो सिंघली अनुश्रुतियों में अशोक को धर्मा कहा गया है। अशोक ने अपने आप को जो अभिलेखों में, अशोक, पहले तो यह समझें कि अशोक पहला ऐसा शासक था, अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने शासनादेश, अपने जो राज्यादेश, या हम कह सकते हैं जो भी शासन की तरफ से जो आदेश जारी किए जाते थे, उन्हें अभिलेखों के माध्यम से जनता के समक्ष रखा था। क्या था? अशोक पहला ऐसा शासक था, पहला शासक जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने विचारों को, अपने जो नियम कानून को जनता के मध्य रखा था। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से क्या किया था? जनता के मध्य अपने विचारों, आदेशों और कानूनों को
पहुंचाया। तो अशोक पहला शासक था जिसके द्वारा अभिलेखों का प्रयोग करके, अभिलेख का क्या मतलब होता है, लेख का मतलब होता है लिखा, अभि का मतलब होता है किसी भी सतह पर लिखा हुआ। जैसा कि अभी हम देखेंगे शिलालेख, वह पत्थरों पर अपने जो आदेश होते थे उन्हें पत्थरों पर उत्कीर्ण कराकर उन्हें अपने द्वारा जो शासित राज्य होता था उसे विभिन्न स्थानों पर रखवाता था। जैसा कि स्तंभ लेख भी देखेंगे, जैसे बहुत से हमें जो उसके जो शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, वह लगभग पूरे भारत से प्राप्त होते हैं। अगर सुदूर दक्षिण का एरिया अगर हम छोड़ दें तो पूरे भारत में अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु शिलालेख, गुहा लेख, गुहा का मतलब होता है गुफाओं पर जो उसने कह सकते हैं जो लेखों को उत्कीर्ण कराया है। तो अशोक पहला शासक था जिसने यह एक नवीनतम प्रथा या हम कह सकते हैं नवीनतम पद्धति की शुरुआत की थी, जिसमें वह क्या करता था, जनादेशों को शिलालेखों के माध्यम से जनता के समक्ष पहुंचाता था। अशोक को जैसा कि हमने देखा है शासक अभिलेखों का प्रयोग किया है। यहीं पर अशोक ने अपने अभिलेखों में अपने आप को देवनाम प्रियदर्शी कहा है। देव नाम प्रियदर्शी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। देवताओं का प्रिय। तुमने क्या देखा है कि अशोक ने अभिलेखों में अपने आप को क्या कहा है, अशोक ने अभिलेखों में अपने आप को देवनाम प्रियदर्शी कहा है, अर्थात देवताओं का प्रिय। अशोक ने अपने आप को देवनाम प्रियदर्शी अभिलेखों में कहा है। आगे जाके हम देखते हैं कि देवपुत्र की जो उपाधि होती है वह कनिष्क के द्वारा ली जाती है, अर्थात देवताओं का पुत्र। तो राजाओं के द्वारा समय समय पर इस तरीके के जो हम कह सकते हैं जो उपाधियाँ थी वह ली जाती थी, ताकि जो समाज था या हम कह सकते हैं जो भी जनता थी वह उसकी जो अथॉरिटी थी उसे चैलेंज ना कर सके, उनकी प्रभुता को या उनके द्वारा जो भी आदेश थे व कानून थे उनका सम्मान कर सके, उन्हें वह ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में देखे। तो उसने अपने आप को क्या किया, उसने अपने नाम को देवनाम प्रियदर्शी के रूप में जनता के समक्ष रखा, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने आप को देवनाम प्रियदर्शी कहा है, किस शासक ने अपने आप को देवपुत्र कहा है। तो देवपुत्र किसने कहा है, कनिष्क ने कहा है, जो आगे जाके मौर्योत्तर काल में एक प्रमुख शासक के रूप में आएगा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देवनाम प्रियदर्शी किसने कहा है, अपने आप को अशोक ने कहा है। फिर हम देखते हैं कि अशोक के संदर्भ में यह भी पता चलता है कि जो हमने देखा कि 273 बीसी से लेकर 269 बीसी के बीच में जो 4 वर्षों का जो समय अंतराल है उसमें बताया जाता है कि दीपवंश जो महावंश, ये कौन है, ये 2 बौद्ध ग्रंथ है, सिंगली बौद्ध ग्रंथ, सिंगली बौद्ध साहित्य। उम्मीद है आप इसका मतलब समझ गए होंगे, अर्थात श्रीलंका से संबंधित जो बौद्ध साहित्य है उसमें दीपवंश और महावंश प्रमुख स्थान रखते हैं। तो दीपवंश और महावंश में क्या कहा गया है कि बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं, उन 16 पत्नियों से लगभग 101 पुत्रों हम कह सकते हैं 101 पुत्रों का जन्म हुआ था। इसमें यह बताया जाता है कि अशोक के द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या की गई थी। इसमें बताया गया है, इसी में बताया गया है कि अशोक ने 99 भाइयों को अपने मारा था। हत्या की, जैसा कि हमने बताया था कि बिंदुसार के बारे में जब हम पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम को भेजा था। सुसीम अशोक का सौतेला भाई था, सुसीम जो था वह अशोक का सौतेला भाई था, लेकिन वह असफल हो जाता। उसके बाद किसे भेजा जाता है, उसके बाद अशोक को भेजा जाता है। अशोक विद्रोह को दबाने में सफल रहता है। ये सारे जो फैक्ट हैं आप याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दीपवंश और महावंश में क्या कहा गया है, दीपवंश और महावंश में कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और उनकी हत्या करने के बाद वह सत्तारूढ़ हुआ था, या कह सकते हैं वह गद्दी पर बैठा था। कितने भाइयों की हत्या करने के बाद, 99 भाइयों की हत्या करने के बाद वह सत्ता पर बैठा था। इसमें यह भी बताया जाता है कि अशोक के जीवन को 3 चरणों में डिवाइड किया जाता है। पहला यह बताया जाता है कि अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में कामुक था। अशोक जो अपने प्रारंभिक जीवन में क्या था, अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में कामुक था। दूसरा यह बताया जाता है कि दूसरे चरण में वह क्या होता है, अत्यंत हिंसक स्वभाव का हो जाता है। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि अपने शासन के 8वें वर्ष में वह क्या करता है, कलिंग युद्ध जो होता है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर देखें इतिहास में यह घटना बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, जिसने
पूरे ऐतिहासिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर दिया था, या हम कह सकते हैं अशोक के जो विचार थे उन्होंने पूरी तरीके से इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की थी। तो क्या था, सिंहासन पर बैठने के 8 वर्षों के बाद कलिंग युद्ध होता है। अब ये याद रखिएगा, पूछ सकते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में, कितने वर्ष के बाद? 8 वर्ष के बाद। कब? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किसके बीच होता है? अशोक के बीच में। और कलिंग का जो राजा होता है वह कौन होता है? नंदराज। पहले यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट है वह समझेंगे कि अशोक और कलिंग के बीच युद्ध का क्या कारण था। तो अशोक और कलिंग के बीच युद्ध के कई कारण माने जाते हैं, जिसमें यह भी माना जाता था कि कलिंग का जो क्षेत्र है वह वर्तमान जो उड़ीसा जो राज्य है उससे संबंधित है। वहाँ का शासक कौन था? नंदराज था। क्योंकि हम जानते हैं कि जो उड़ीसा की जो बाउंड्री है वह समुद्र के साथ लगती है, तो व्यापारिक महत्व भी था। साथ में यह भी देखा जाता था कि उड़ीसा को दक्षिण की तरफ एक प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता था। अगर हम देखें तो इंडियन मैप में रफली मैप बना हुआ है। इंडियन मैप में यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है, यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है। तो उड़ीसा की लोकेशन क्या थी? उड़ीसा की जो लोकेशन थी, पहला तो क्या है, यह समुद्र के साथ भी अपनी सीमा साझा करता था, तो व्यापारिक महत्व की दृष्टि से भी कलिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। दूसरा क्या था कि अशोक को जो दक्षिण की तरफ जो उसके जो अभियान थे उनमें भी जो कलिंग था वह बाधा के रूप में था। तो यह 2-3 कारण थे। तीसरा कारण यह भी था कि कलिंग का जो महत्व था वह हाथियों के लिए भी था, हाथियों के लिए प्रसिद्ध। तो अशोक का कलिंग पर आक्रमण करने के कई कारण थे। आर्थिक महत्व भी था, राजनीतिक महत्व भी था, तो कई कारण उसके आक्रमण के लिए उत्तरदायी थे। तो कलिंग पर हमने देखा है क्या कारण था। पहला हमने कारण देखा उसका आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक जो कारण थे वह उसके लिए उत्तरदायी थे। तो अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में क्या किया जाता है? कलिंग पर अटैक किया जाता है, जिसकी जानकारी का स्रोत क्या है? 13वां बृहद शिलालेख। तो 13वां जो बृहद शिलालेख है, आगे हम समझेंगे कि शिलालेख इसका मतलब क्या है, पूरा डिटेल्स हम चीज़ों को समझेंगे। तो 13वें बृहद शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह बात है कि 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। यहाँ पे क्या पता चलता है? बताया जाता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध में जिस, कह सकते हैं, क्रूरता का परिचय जो दिया था, या जिस तरीके से हिंसा को या आक्रामकता को अपनाया था, वह बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं, उस टाइम के हिसाब से भयानक या भयावह थी। इसमें बताया जाता है कि लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को मारा गया था, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। कितना? 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी। कलिंग युद्ध में क्या हुआ था? कलिंग युद्ध में 13वां बृहद शिलालेख है वह क्या बताता है कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। हालांकि यह जो घटना हुई थी इसने अशोक के जीवन पर, हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। इसके बाद अशोक ने क्या किया था, हम कह सकते हैं, शांति की जो नीति होती है उसकी ओर, जो उसका जो विचार था या उनके जो, कह सकते हैं, नीतियाँ थी, वह एक शांतिपूर्ण समाज की तरफ या शांतिपूर्ण राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की ओर बढ़ती हैं। तो हमने देख लिया है पॉइंट क्या था हमारा कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था यह भी हमने देख लिया। शासक कौन था कलिंग का? नंदराज था। क्या कारण थे, इसका स्रोत क्या है, वह भी हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि अशोक के द्वारा क्या किया जाता है। अशोक के द्वारा जब कलिंग का युद्ध हो जाता है उसके द्वारा उसे बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है, वह बौद्ध धर्म को अपनाता है। इसमें जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें माना जाता है कि उन्हें दीक्षित कौन करता है बौद्ध धर्म में? उपगुप्त नामक जो बौद्ध संत होता है, बौद्ध साधु होता है, उपगुप्त, वह क्या करता है? उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा देता है। हालांकि जो दीपवंश और महावंश है वह क्या मानते हैं? वह मानते हैं निग्रोध को। याद रखिएगा आप, निग्रोध को। श्रीलंकाई जो साहित्य है वह क्या मानते हैं? निग्रोध को मानते हैं कि निग्रोध ने जो अशोक था उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। जो कलिंग युद्ध था उसने बहुत हद तक अशोक के व्यक्तित्व को, उनके विचारों को प्रभावित किया था। इस सबको ध्यान में रखते हुए अशोक ने एक नई नीति की शुरुआत की थी, जिसे क्या कहा गया? धम्म की नीति। अशोक की जो धम्म की नीति होती है
वह उसे अन्य शासकों से अलग, या हम कह सकते हैं अन्य शासकों से पृथक बनाती है। यहाँ पे धम्म का मतलब हो जाता है धर्म। धर्म को प्राकृत भाषा में धम्म कहा जाता है। हालांकि यह किसी भी एक नए धर्म की शुरुआत नहीं थी। अशोक की जो धम्म की नीति थी वह नैतिक नियमों, या हम कह सकते हैं नैतिक जो आदर्श होते हैं उनका एक संहिताबद्ध, कह सकते हैं एक विचार था। तो क्या था धम्म की नीति, क्या थी? नैतिक नियमों का समुच्चय था। नैतिक नियमों का समुच्चय। तो अशोक की धम्म की नीति क्या थी? वह थी नैतिक नियमों का समुच्चय कि मनुष्य को किस तरीके के कृत्य करने चाहिए या किस तरीके के कृत्य उसे नहीं करने चाहिए, क्या सही है क्या गलत। यह सारी जो नीतियां थी या जिस तरीके के जो विचार थे वह धम्म की नीति के माध्यम से प्रसारित किया गया था। तो अशोक की, पहले तो आप यह समझ लें, अशोक की धम्म की नीति का मतलब यह नहीं है कि वह किसी भी नए धर्म की शुरुआत कर रहा था, यह इनका संबंध बौद्ध धर्म से लगाया जाता है। अशोक की धम्म की नीति सभी धर्मों का एक समुच्चय थी। यह सभी धर्मों के जो नैतिक नियम होते हैं या मौलिक जो बातें होती हैं उनका समुच्चय थी धम्म की नीति। हालांकि जो धम्म की नीति थी इनका जो प्रभाव जो पड़ता है, अशोक की जो धम्म की नीति होती है वह किससे प्रभावित होती है? बौद्ध ग्रंथ राहुलवाद से। यह जो क्वेश्चन है, एक बार पीसीएस में यह क्वेश्चन बना था कि उसमें जो हम कह सकते हैं पॉइंट फॉर्म में यह था कि अशोक की जो धम्म की नीति थी वह बौद्ध ग्रंथ राहुलवाद से प्रभावित थी। तो यह आपको क्लियर करना था कि वह सही है या गलत है। तो यह सही है कि अशोक की जो बौद्ध नीति थी, हम कह सकते हैं या धम्म की जो नीति थी वह बौद्ध ग्रंथ राहुलवाद से प्रभावित थी। तो हमने देख लिया धम्म की नीति क्या थी? नैतिक नियमों का समुच्चय थी, जिसमें वह यह बताता है कि मनुष्य को किस तरीके के कृत्य करने चाहिए, किस तरीके के कृत्य नहीं करने चाहिए। वह जो दूसरा या सातवां जो स्तंभ लेके, आगे हम समझेंगे स्तंभ लेख का क्या मतलब है। दूसरा व सातवां जो स्तंभ लेके उसमें वह धम्म को परिभाषित भी करता है। वह कहता है बहु कल्याण, दूसरों का कल्याण, दान, पापहीनता, परोपकार, यह सब क्या है? धम्म के पहलू हैं। तो आप समझ सकते हैं वह किस तरीके से धम्म को व्याख्यायित करता है। और तीसरा जो स्तंभ लेख है उसमें क्या बताता है कि पापहीनता से, या पाप कौन कौन से पाप होते हैं या किन किन पापहीनताओं से इंसान को या व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। तो हमने देख लिया कि हमारे जो पॉइंट थे वह क्लियर हो गए हैं। तो हमने धम्म क्या था अशोक का वह भी देखा है, धम्म का मतलब क्या है वह भी देखा है, कलिंग युद्ध कब हुआ था, क्या कारण थे, वह भी देख लिया है, और जो बेसिक जानकारी थी वह भी देख ली। अब हम देखेंगे अशोक के जो अभिलेख हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अभिलेख का क्या मतलब होता है या अभिलेख कितने प्रकार के हैं। क्योंकि अशोक को के जो अभिलेख थे उन्हें इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने कई भागों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर समझना काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले तो हम समझेंगे अभिलेख का मतलब क्या होता है। लेख का मतलब होता है लिखा हुआ, और अभि का मतलब क्या होता है? अभि का मतलब होता है किसी सतह के ऊपर, सतह के ऊपर। अब हमने क्या देखा है, लेख का मतलब होता है उत्कीर्ण या लिखा हुआ, अभि का मतलब होता है किसी सतह के ऊपर लिखा हुआ। तो पहला जो अभिलेख है हम कह सकते हैं अशोक के अभिलेखों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला भाग क्या है? शिलालेख। अब आप यहाँ पे मतलब समझ गए होंगे कि लेख का मतलब है लिखा हुआ, शिला का मतलब है किसी बृहद पत्थर खंड पर, किसी भी शिला पर जो भी अशोक के आदेश या उनके जो नियम हैं जो उत्कीर्ण है पत्थरों पर, उसे क्या कहा गया है? शिलालेख कहा गया है, बृहद पत्थरों पर। लघु शिलालेख का क्या मतलब हो जाता है? जो छोटे पत्थरों पर। तो वृहद शिलालेख क्या होते हैं? जो बड़े पत्थरों पर अशोक के जो नियम है, कानून, उनके जो आदेश है वह उत्कीर्ण है, उसे क्या कहा गया है? वृहद शिलालेख। यहाँ पे लिख लीजिएगा वृहद शिलालेख। यहाँ पे लघु शिलालेख, जिन पत्थरों का आकार छोटा है परंतु उस पर अशोक के जो आदेश हैं, नियम है, वह उत्कीर्ण है, तो उन्हें किस में डिवाइड किया गया है? लघु शिलालेख में डिवाइड किया गया है। जो वृहद शिलालेख है वह हमें कहाँ से मिले हैं? 8 स्थानों से मिले हैं। जो हमारी आगे की क्लास होगी उसमें हम इन सब पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से फैक्ट के फॉर्म में क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 14। अब इसका मतलब यहाँ पे समझना होगा हमें। इसका मतलब यह है कि अशोक के जो वृहद शिलालेख हैं वह 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी कितने प्लेसेस से प्राप्त हुए? 8 स्थानों से अशोक के वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। यानी कि वृहद शिलालेख का मतलब होता है एक बड़े से पत्थर पर अशोक के जो नियम है, उनके जो आदेश हैं वह 14 पॉइंटों में लिखे हुए हैं। कितने पॉइंटों में? 14 पॉइंटों में। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि शहबाजगढ़ी मानसेरा पाकिस्तान में पढ़ते हैं। शहबाजगढ़ी एक वृहद शिलालेख है,
उस पर 14 पॉइंट लिखे हुए हैं। इन 14 पॉइंटों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पहला बृहद शिलालेख, दूसरा बृहद शिलालेख, तीसरा बृहद शिलालेख, ऐसे ही जो 13वां बृहद शिलालेख है, अब इसका मतलब आप समझेंगे। तो 13वां बृहद शिलालेख है, उस पर क्या उत्कीर्ण है, कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लें कि एक यह शिलालेख है, हम कह सकते हैं बृहद शिलालेख, एक बड़ा पत्थर है। इस पर पॉइंट के फॉर्म में पहला इसमें अशोक, आगे हम समझेंगे कि 14 जो पॉइंट है वह अशोक के क्या क्या है। हालांकि इसमें जब ये समझना है तो ये हो गया पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, तो हो गया पहला बृहद शिलालेख, दूसरा बृहद शिलालेख, तीसरा बृहद शिलालेख, चौथा बृहद शिलालेख, ऐसे 14 जो पॉइंट हैं उन्हें 14 बृहद शिलालेखों के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके के जो स्तंभ हैं, जो शिलालेख हैं, वह कितने स्थानों से मिले हैं, 8 स्थानों से मिले हैं। उम्मीद है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। फिर क्या है, लघु शिलालेख, जो छोटे पत्थरों पर चीज़ें लिखी हुई हैं तो उन्हें लघु शिलालेख कहा जाता है। स्तंभ शिलालेख क्या होता है, स्तंभ शिलालेख होता है जब पिलर्स पर जो चीज़ें उत्कीर्ण हैं, जैसे हम पढ़ेंगे सारनाथ स्तंभ लेख, सारनाथ हो गया, मास्की हो गया, ये जो स्तंभ लेख हैं जहाँ पर पिलर्स पर अशोक के जो अभिलेख हैं वह उत्कीर्ण हैं। लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख का सीन क्या है कि यहाँ पर क्या है, ये राजकीय आदेश से संबंधित है। जो बड़े जो पिलर्स हैं, जैसे रामपुरवा का जो स्तंभ लेख है जिस पर बैल की जो आकृति बनी हुई है, ये एकाश्म है, याद रखिएगा एकाश्म। एकाश्म का मतलब होता है कि पूरे पत्थर को एक बार में काट कर ही तराशा गया है, ये नहीं कि उसे बार बार या अलग अलग खंडों को आपस में जोड़ दिया गया हो, पूरे पत्थर को एक बार में ही काट कर बनाया गया है। उसे कहते हैं एकाश्म पत्थरों से निर्मित है स्तंभ लेख। बड़े जो स्तंभ लेख हैं उन्हें क्या कहा गया है, स्तंभ लेख कहा गया। लघु स्तंभ लेख जो छोटे पिलर्स हैं। गुहा लेख का मतलब होता है कि गुफाओं पर जो चित्र, या हम कह सकते हैं गुफाओं पर जो लेख उत्कीर्ण है उन्हें गुहा लेख कहा गया है। आगे हम प्रत्येक जो शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, से बहुत से ऐसे शिलालेख हैं जिनमें क्या कहा गया है, अशोक को अशोक के नाम से जाना गया, जैसे मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उद्गोलन, इसमें अशोक को अशोक के नाम से कहा गया है। तो ऐसे बहुत से करेक्टरिस्टिक्स हैं अलग अलग जो शिलालेख में मिले हैं। फिर हम, हालांकि जो बृहद शिलालेख है जो हमें 8 स्थानों से मिले हैं, ये हमें 8 स्थान पता होने चाहिए। और 14 जो पॉइंट जो लिखे हुए हैं, ये हमें 14 पॉइंट पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम आगे की जो हमारी क्लास होगी वह हमारी शिलालेखों पर होगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहाँ पर हम क्या बात करेंगे, अशोक के अभिलेखों के बारे में। जय हिंद, जय भारत।